जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार अपने YouTube चैनल प्रभाव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और बड़ी आसान सा टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए आइए बिना टाइम बर्बाद किए इसको शुरू करते हैं हम लोग। क्या है अभाज्य संख्या? अभाज्य, देखिए इसको अभाज्य संख्या भी कहते हैं और असंयुक्त संख्या भी कहते हैं और रूढ़ संख्या भी कहते हैं। रूढ़ संख्या भी कहते हैं, यानी इसको 3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम भाई? अभाज्य संख्या, असंयुक्त संख्या और रूढ़ संख्या। इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, ठीक है। यानी अगर आपको एक छोटा सा सवाल ही अगर पूछ ले कि अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है, तो आपके ऑप्शन में इन दोनों में से जो भी रहेगा, असंयुक्त या रूढ़, ठीक है, जो भी रहेगा आप उसको लगाएंगे, ठीक है। अब आइए बात को हम लोग समझते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है। यानी ये जो अभाज्य संख्या है ये होती क्या है। और ठीक है, जैसे अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसके 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर यानी 2 गुणनखंड, या हम कहें एक ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से, एक से या खुद से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर परिभाषा की बात करें, किताबी परिभाषा का, तो यही कहा जाएगा एक ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, एक और दूसरा वो खुद, ठीक है। तो यहां दोनों में बात ये समझिए, जैसे हम लोग कुछ संख्या लिखते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसके 2 फैक्टर होंगे, यानी 2 गुणनखंड होंगे। अभाज्य संख्या के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अब जैसे हमने मान लीजिए हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और भी संख्या है, लेकिन इसमें हम लोग पहचाने, थोड़ा सा सीखें कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि अभाज्य संख्या कौन सी है। हमने क्या कहा? अभाज्य के 2 गुणनखंड होंगे। अब आपका 1 लिखा गया है, तो आप एक बताइए क्या एक के कितने गुणनखंड है? तो आपको कहेंगे एक का एक ही गुणनखंड है, क्योंकि इसके अलावा और किसी से कटेगा नहीं, ठीक है। तो हम कह देंगे ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब बात आती है क्या 2 एक अभाज्य संख्या है? तो आइए देखते हैं। 2 के 2 गुणनखंड होंगे, एक तो 1 और ये 2। गुणनखंड का मतलब ये है कि जिससे जिससे ये कटेगी, ठीक है, उसी को गुणनखंड कहते हैं। तो कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो एक और अपने आप से कटती हैं, और कुछ संख्या ऐसी भी होती हैं एक और अपने आप से कटती ही हैं, लेकिन उसके अलावा अदर संख्या से भी कटती हैं। अभी आगे देखा जाए तो जो एक और अपने आप से कटती हैं उसको अभाज्य संख्या कह देते हैं, और जो एक और अपने आप और इसके अलावा और किसी से कटती हैं वो भाज्य संख्या हो जाती है, ठीक है। तो भाज्य संख्या हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मैं समझाऊंगा। तो हम कह देंगे कि 2 एक अभाज्य संख्या है। अब मान लीजिए 3 के कितने गुणनखंड हैं? तो आप कहेंगे 2 ही, एक 3, एक 1 और एक 3। लेकिन जैसे ही आप 4 ले लेंगे, 4 के कितने गुणनखंड होंगे? 1, दूसरा 2 और तीसरा खुद 4, यानी 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 5 के कितने हैं? 1 और 5, ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। लेकिन 6 क्या अभाज्य संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं, 2, 1, 3 और 6, यानी 1, 2, 3, 6, यानी इनसे ये सबसे कट रही है, यानी इसके 4 गुणनखंड हो गए। अभाज्य संख्या वही होगी जिसके 2 गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड? 2 गुणनखंड। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अगर बात यहां तक समझ में आई तो अब आगे हम लोग समझते हैं कि वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड हैं
ठीक है, वो एक अभाज्य संख्या है। अब बात पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। कभी कभी सवाल पूछ लेता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो देखिए यहां छोटी के साथ साथ और भी समझिए, ठीक है। आपसे क्या देगा, सबसे छोटी या सम या ऋणोत्तर। क्या, ऋणोत्तर। ऋणोत्तर मतलब ये कि जो माइनस ना हो, ठीक है। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है। अब अगर इन सब का जवाब पूछेगा, मान लीजिए आपसे हमने इसमें 3 चीजों का जवाब दिया। पहला सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप कहेंगे 2। इसी सवाल को घुमा के कैसे पूछ लेगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तब भी आंसर हो जाएगा 2। इसी को घुमा दे सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, तब भी आंसर होगा 2। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर इसी में आपसे बात कर दे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, आपका क्या जवाब देंगे भाई? 3। क्यों? क्योंकि पहली संख्या 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब आप कहेंगे 9 क्यों नहीं है? तो 9 यहां देखिए, एक तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और खुद 9 से कटेगा, यानी इसके 3 गुणनखंड हो गए। हमको चाहिए 2 गुणनखंड। 2 से ज्यादा जैसे ही होगा वो अभाज्य नहीं होगी। बात आ गई समझ में? तो अगर आपसे कह देगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो आप कहेंगे 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आप कहेंगे 3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप कहेंगे 2। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, तो आप कहेंगे 2। लेकिन अगर वही कह दिया कि सबसे छोटी विषम ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। बात समझ में आ रही इतनी? ठीक है, चलिए अगर समझ में आ रही है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। एक बात और समझिए, यहां एक बात और समझिए, समझने वाली बात इसमें यह है कि ये भी कह सकता है कि एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर होगा 2। या एक अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आंसर होगा 3। लेकिन अगर यही बात को पलट दे, क्या कह दे, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो क्या आंसर हो जाएगा भाई? एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। ये सब लिखते चलिएगा, लिखते इसलिए चलिएगा क्योंकि जरूरत पड़ेगी। मैं बहुत सारी चीजें लिख नहीं रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं, ठीक है। बात आई समझ में? यानी एक अंक की, ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे सब, ये भी लिख लिए। अब इसके बाद क्या लिखेंगे आप? एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आंसर होगा 2। उसके बाद क्या लिखेंगे? एक अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आंसर हो जाएगा 3। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, ये छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन पूछे जरूर जाते हैं। अब बात यहां आएगी उसी क्रम में, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर हो जाएगा 11। भी लिख लीजिएगा, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 11। लेकिन 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर हो जाएगा 97।
97। ठीक है, चलिए मैं लिखता भी हूं इनको। अब लिखते हुए समझते हुए चला जाए, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम यहां बता दे रहे हैं। ठीक है, 1 अंक वाला आप लिख लीजिए, 2 3 वाला मैं लिखते जा रहा हूं। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो आप क्या देंगे भाई? 11। अब इसी बात में कह देगा 2 अंक की सबसे बड़ी, देखिए सभी ऐसे ही लिखाएगा, बस यहां हम बड़ी कर दें, अभाज्य संख्या, तब क्या कह देंगे? 97। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तब क्या कह देंगे? 97। बात इसी में आ जाएगी 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तब क्या कहेंगे? 101। लेकिन 3 अंक की सबसे बड़ी, 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 997। बात समझ में आई? यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब यहां देखिए कह रहा 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। लिखते हैं, अगर इसी में कह दिया 1 से 25 तक, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? ठीक है, अब इस बात को समझिएगा। देखिए कभी कभी कहता है इसी सवाल को दूसरे टर्म में क्या कह देगा, 25 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ऐसे भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आइए यहां थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर इनका जवाब देंगे हम। जैसे मान लीजिए पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। 25 तक ही कहा है, तो 25 से ज्यादा हम लोग जाएंगे नहीं। ठीक है, क्या कहा आपसे? 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप देख लीजिए, कहीं अगर छूटा हो तो आप कहेंगे 4, 4 8 और 1 9। तो कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं भाई? 9। बात क्लियर है? ठीक है, यानी 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 9। इसको एकदम रट्टा मार डालिए, इसलिए मार डालिए कैसे लिख के वहां निकालने का समय नहीं रहेगा। ठीक है, अगर इसी में हमने कह दिया आपसे 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपका क्या आंसर होगा भाई? अब 23 और 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 23 और 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो 23 के बाद सीधा आता है 29। 23 के बाद सीधा क्या आता है? 29। यानी सिर्फ और सिर्फ 1 बढ़ा, तो 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? 10। 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? 10। ठीक है, अगर आपसे अब इसी में कह दे 1 से 50 तक, 1 से
50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? अब देखिए 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप कह देंगे 15। कौन कौन भाई? लिख लिया। आप साइड में कहीं लिखते चलिएगा, ये अभी हमको हो सकता है मिटाना पड़े, क्योंकि आगे भी बताएंगे तो मिटाएंगे इसको, ठीक है। अब इसके बाद सीधा 31। 31 के बाद क्या आएगा भाई? देखिए यहां तक तो आपको समझ में आया, अब हमको चलना है 50 तक, ठीक है। तो सीधे सीधे कहां आ जाएगा भाई? यहां तक 10 हो गया है और हमने लिखा है 15। 1 से 50 तक में, 1 से 30 तक में 10 तो हो ही गया है। अब 1 से 50 तक में हमने लिखा 15, यानी 5 गो और कौन है? तो 1 हो गया 31। अब अगला क्या है? 37, उसके बाद 41, फिर 43, फिर 47। तो क्या हो गया? 5 हो गया, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया? 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15। लेकिन अगर यही आपसे कह दिया जाए 1 से 75 तक, 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 21, यानी 21। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 15 ये थे ही यहां तक, यानी 6 गो और बढ़ा। अब 6 गो कौन कौन बढ़ा भाई? पहला 53, उसके बाद 59, फिर 61, फिर 67। 4 गो हमने लिख दिया। 53, 59, 61, 67। अब इसके बाद 71 और 73, ठीक है। क्या हो गए? 6 गो। 15 6 21, ठीक है। अब अगर इसी में कह दिया जाए 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो अब हमें मिटाना पड़ेगा। आप यहां तक लिख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे मिटाते हैं इसको। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी भाई? ये ऐसे नहीं लिखा रहे हैं, क्योंकि इन पे सवाल पूछे जाते हैं और ये रट्टा मार लीजिए, ठीक है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 25। क्लियर है? 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। अब आप देखिए वहां लिखा गया 73 तक तो लिखा गया है, यानी आपने 21 लिख रखा है। 4 और आपको और चाहिए, तो कौन कौन हो जाएंगी 4? 73 के बाद आता है 79, ठीक है। इसके बाद आता है 83, उसके बाद 89 और फिर 97, ठीक है। यानी यही 4 बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अगर समझ में आ गई तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। 1 से 25 तक कितने? 1 से 25 तक कितने? 9। 1 से 30 तक कितने? 10। 1 से 50 तक कितने? 15। 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 21। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 25, ठीक है। अब अगर आपसे सवाल पूछ दे कि एक कैसी संख्या है, एक कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे न तो
अभाज्य है, न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, यानी ये दोनों नहीं है, न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। तो है क्या ये? एक विषम संख्या है। क्या है भाई? एक विषम संख्या है। बात आई समझ में? कभी कभी सवाल पूछ लेता है एक कैसी संख्या है, तब क्या कहेंगे? न तो भाज्य है न अभाज्य है। कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। मिटा दे इसको। ठीक है, जैसे सवाल और क्या पूछेगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। क्या कह देगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। तो यानी आपसे क्वेश्चन कह दिया प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, यानी आप क्या लिखेंगे? पहला 2 प्लस दूसरा 3, 2 3 5 7 और 11। ठीक है, यही 5 है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये जोड़िए इनको। 11 7 18 5 23 होगा ना। अब 23 3 26 2 28। यानी इसको रट्टा मार डालिए, क्योंकि लिखना नहीं पड़ेगा आपको कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? कितना होगा? 28। उसी तरह से प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग। ये सब सवाल है। ठीक है, कितना होगा? कितना होगा? तो आप आंसर क्या देंगे? 129। कितना होगा? 129। अगर नहीं है समझ में आ रहा है इस चीज को, तो एक एक लाइन लिख के जोड़ लिया। अरे 5 तक हमने लिखी दी, 28, 11 के बाद 17, 19, 23, 29, 31, 37, यानी ऐसे बढ़ते हुए चलेंगे। कहां तक चलेंगे? जहां तक 10 गो हो ना जाए। जहां 10 हो जाएगा वहीं रुक जाएंगे और उनको जोड़ेंगे। तो आप जब जोड़ेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 129। यानी प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 129। ठीक है, अब बात अगर आती है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो हम कहेंगे 2 अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या होगी। लेकिन 2 को छोड़ के क्या लिखेंगे? 2 अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या होगी, लेकिन 2 को छोड़ के। अगर 2 ले लेंगे तब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम 2 और 3 जोड़े, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्या है, तो 5 आएगा, जो कि ये विषम संख्या हुई और खुद एक अभाज्य संख्या हुई कि नहीं हुई? ठीक है, लेकिन अगर हम 2 को इग्नोर करके 3 और 5 जोड़ेंगे 8 आएगा, 5 और 7 जोड़ेंगे 12 आएगा, 7 और 11 जोड़ेंगे, कोई भी 2 को छोड़ के कोई भी आप लेंगे सम संख्या ही आएगा, 18 आएगा। फिर 11 और 17 जोड़ेंगे 28 आएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? फिर कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए अगर आप ले लिए 53 और 59, 9 3 12 को 2, 5 5 10 1 11। सिर्फ 2 को छोड़ देंगे तो कोई 2 अभाज्य संख्या आप जोड़ेंगे तो वो सम संख्या मिलेगी। ये सवाल भी बनता है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा 2 के छोड़ के। ठीक है, तो आप कहेंगे एक सम संख्या होगी। अगर अगला सवाल अगर बने इसमें
तीन अभाज्य संख्याओं का योग यदि सम संख्या है, बात समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। यदि तीन अभाज्य संख्याओं का योग यदि सम संख्या है तो उसमें यानी दो उसमें अवश्य शामिल होगा, यानी बिना दो के बन ही नहीं सकता। जैसे इस बात को समझिए, मान लीजिए हम दो के बिना चलते हैं। मान लीजिए क्या, 3, 5, 7, आप इन तीनों को जोड़िए, क्या हो जाएगा भाई, 7, 5, 12, अब 12, 3, 15। तो क्या ये सम संख्या आई? और हमने क्या कहा, यदि तीन अभाज्य संख्याओं का योग यदि सम संख्या आती है तो उसमें दो अवश्य होगा। यानी ऐसे समझिए, मान लीजिए अगर हम एक 2 लेते हैं, दूसरा 3 लेते हैं, फिर 5 लेते हैं, तो 5, 3, 8, 2, 10। मान लीजिए हम 2 लिए, फिर 11 लिए, फिर 17 लिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 28, 2, 30। यानी बिना 2 के लिए 3 को अभाज्य जोड़ेंगे तो सम नहीं आ सकता। 3 अभाज्य जोड़ेंगे तो विषम आ सकता है, तब विषम आएगा तो 2 नहीं होगा। लेकिन अगर सम आता है, अगर सम आता है तो ये मान के चलिए क्या होगा, उसमें 2 अवश्य होगा, क्योंकि इस पे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सवाल मान लीजिए क्या कह देता है, यदि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 98 है, ठीक है, और उनका 2 का अंतर इतना है, तो संख्या बताइए, ठीक है। तो इस तरह के सवाल एसएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है, बड़ा शानदार सवाल पूछे जाते हैं। तो ये उसका थ्योरम है कि अगर 3 अभाज्य संख्याओं का योग अगर सम है तो उसमें 2 अवश्य शामिल होगा, ठीक है। और भी एक सवाल बनता है, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर बताइए। ये सब सवाल ऐसे है कि जो लिखने मतलब हम बोर्ड पे नहीं लिख सकते, ऐसे बोल दे रहे हैं, आप पेन कॉपी उठा के लिखते रहिएगा। इसीलिए अगर मान लीजिए ज्यादा फास्ट बोल रहे हैं तो आप वीडियो को रोक के लिखिएगा, ठीक है। हमने क्या कहा कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ठीक है, का अंतर बताइए। तो आप जान रहे हैं 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 और 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। अगर इनका अंतर लेंगे तो कितना आएगा भाई, देखिए इसमें से घटाएंगे, 7 में से 1 जाएगा तो 6 और 9 में से 1 जाएगा तो 8। तो कितना है भाई अंतर, 86। अब जरूरी नहीं कि अंतर है पूछे, योग भी पूछ लेगा, योग भी पूछ लेगा। अगर इनको योग पूछ लेगा तो हम जोड़ लेंगे भाई, 7 1 8 और 9 1 10, 7 1 8 9 1 10। यानी अंतर पूछेगा तो 86 और योग पूछेगा तो 108। इसे मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन है 100 तथा 120 के बीच, 100 तथा 120 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। ये सवाल पूछा है। पहला ऑप्शन आपसे दिया है 652, दूसरा आपका ऑप्शन है 650, तीसरा आपका ऑप्शन है 644 और चौथा ऑप्शन है आपका 533। चौथा का ऑप्शन है 533। अब देखिए आपसे कहां से कहां तक कहा भाई,
हम लोग 100 तक तो देखे थे, 100 से ज्यादा नहीं देखे थे। अगर 100 में कहता 100 के नीचे तो हम सबको लिख लेते। चलिए तो 100 के ऊपर देखते हैं हम लोग क्या क्या है। तो सबसे छोटी आप जान रहे 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, लेकिन इसके बाद क्या है, क्योंकि 100 से 120 तक कह रहा है, ठीक है। 103, फिर 107, फिर 109, यानी जो टेबल में नहीं आते हैं किसी के, ठीक है, प्लस 117, सॉरी 117 नहीं 113, ठीक है, 113, यानी अब इसके बाद नहीं आएंगे, इसके बाद नहीं आएंगे। आप इसके बाद कोई भी संख्या लेंगे तो वो किसी न किसी संख्या से कट जाएगी। और अभाज्य संख्या का क्या रूल है कि उसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हैं। अब इनको जोड़िए, 3 9 3 12, अब 12 7 19, और 19 3 22, 1 23, 23 को 3 हासिल 2, अब 1, फिर यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, तो ये 1 और ये 2, 2 1 3, अब फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 533 है। अगर इसी में दूसरा सवाल पूछता तो क्या पूछता, 100 से 120 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका क्या आंसर हो जाता, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। 100 से 120 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 5 गो। और सवाल बनाता, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा दूं, हाँ उम्मीद है आप लिख लिए होंगे, मैं मिटाता हूं। यहां एक सवाल और मैं लिखता हूं, 1 से 120 तक कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है। आपसे क्या कह दिया भाई, 1 से 120 तक कितनी अभाज्य संख्या है, यानी इसी में एक दूसरा सवाल बना दिया। आप 100 तक पढ़े हैं, हमने 20 और जोड़ दिया। तो आप एक बात बताइए, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं थी, तो 1 से 100 तक कितनी थी भाई, 25। अब 100 से 120 तक कितनी है, 5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितनी हो गई, 30। तो आंसर क्या आ गया, 30। यानी 1 से 120 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई, 30। क्योंकि 1 से 100 तक 25 और 100 से 120 तक 5 जोड़ लिए, हो गया कितना, 30, ठीक है। चलिए आगे अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अभाज्य संख्या में होता है प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है क्या, पहला ऑप्शन दिया है कोई गुणनखंड नहीं, कोई गुणनखंड नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया है केवल एक गुणनखंड, केवल एक गुणनखंड, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया है केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड। और चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं एक अभाज्य संख्या में केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। देखिए पूरी की पूरी उसकी परिभाषा और बेसिक से ही पूछा सवाल है ये यूपी टेट का सवाल है, ठीक है। कहा है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है कोई गुणनखंड नहीं, केवल एक गुणनखंड,
केवल 2 गुणनखंड, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 गुणनखंड। बात आई समझ में? अब इसमें से ऐसे भी सवाल पूछा है। क्या सवाल का है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब पहला ऑप्शन है 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तीसरा ऑप्शन है एक संयुक्त संख्या है, संयुक्त संख्या है। ठीक है। और चौथा ऑप्शन है आपका 2 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। क्या कथन कहा है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब आपसे कह रहा कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिए हैं। एक अभाज्य संख्या नहीं है, दूसरा एक अभाज्य संख्या है, तीसरा एक संयुक्त संख्या है, चौथा 2 अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपका क्या सही हो जाएगा? पहला 1 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। ठीक है। अब बात आती है एक अभाज्य संख्या है, गलत है ये भी। ठीक है। 2 अभाज्य संख्या नहीं है, जो कि ये गलत है, क्योंकि पहले ही संख्या 2 ही है अभाज्य में। ठीक है। तो ये हो गया अभाज्य संख्या। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या। इसको और किस नाम से जानते हैं? यौगिक संख्या। यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या। संख्या। ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब बात ये आती है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसके फैक्टरों की संख्या 2 से अधिक हो, यानी गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो। ठीक है। यानी जैसे 4 के कितने गुणनखंड हैं? 1, 2 और 4। फिर 6 के कितने गुणनखंड हैं? 1, 2, 3 और 6। ठीक है। यानी जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो क्या होगी? भाज्य संख्या। बात आई समझ में? वो क्या होगी? भाज्य संख्या। अब बात इसमें आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तो आपके 4 होंगे, क्योंकि देखिए जैसे 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो ये हम ले ही नहीं सकते। 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तब इसके बाद 4 ही तो आएगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4। और एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 9। और विषम भाज्य संख्या भी, ये एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी सम भाज्य संख्या भी है। ठीक है। और ये एक अंक की, क्योंकि देखिए अगर आप 1 से 10 तक लिख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 2, 3, 5, 7 ये क्या हो गए? आपके अभाज्य संख्या हो गए। 1 को हटा दीजिए ना, भाज्य है ना अभाज्य है। 4 भी सम है, 6 भी सम है, 8 भी सम है।
तो एक अंक की विषम भाज्य संख्या 9 और एक अंक की सम छोटी भाज्य संख्या यानी सम भाज्य संख्या तो 4 और एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या तब भी 4 और सबसे छोटी भाज्य संख्या तब भी 4, यानी तीनों सवालों का आंसर एक ही होगा। ठीक है, बात आई समझ में? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसमें कह दे 1 से 25 तक, 1 से 25 तक में भाज्य संख्या कितनी है? भाज्य संख्या कितनी है? तो देखिए लास्ट वाली संख्या छोड़ देते हैं, यानी अब 1 से 24 तक हम आएंगे। ठीक है, तो 9 अभाज्य थी, 9 अभाज्य थी, तो 24 में से अगर 9 आप घटा देंगे तो कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 15। उसी तरह से 1 से 30 तक, 1 से 30 तक कितनी भाज्य संख्या है? तो आप हमें ये बताइए 1 से 30 तक कितनी अभाज्य थी? 10। तो 30 से 1 कम लेते हैं यानी 29। 29 में से 10 घटा दीजिए तो कितनी हो जाएंगी? कितनी हो जाएंगी? 19। ठीक है, बात आई समझ में? अब कहा है 1 से 50 तक, 1 से 50 तक ले लेते हैं, तो 1 से 50 तक कितनी हो जाएंगी? 34। निकाल लीजिएगा उसी तरह से जैसे इनको निकाला जा रहा है। ठीक है, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट। ठीक है, 1 से 75 तक, 1 से 75 तक 53। आप हमें एक बात बताइए 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं थी? 21। 21 थी ना? तो अगर आप 74 में से 21 माइनस करेंगे तो ये आएगा 3 और ये आएगा 5। ठीक है, अब 1 से 100 तक, आप 1 से 100 तक बताइए कितनी होंगी भाई? तो हम क्या लेंगे? 99 लेंगे। 99 में से कितना घटाएंगे? 25। तो ये आएगा 4, यहाँ कितना आएगा? 7। तो 1 से 100 तक कितनी हो गई? 74। ठीक है, बात आई समझ में? अब एक रूल है इसमें, चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। यही चीज देखिए जो ऐसे बीच में किया गया है, छोड़ा गया है, इसमें यही ऊपर वाले लिखा आएगा में भाज्य संख्या कितनी है, में भाज्य संख्या कितनी है, में भाज्य संख्या कितनी, में भाज्य संख्या कितनी। बाकी हमने यहाँ लिखा ही है कहां से कहां तक। ठीक है, अब इसमें एक रूल है, उस चीज को समझते हैं, मिटा दें। क्या रूल है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। लिखना चाहेंगे तो आप लिख लीजिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्या? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 2 का आप वर्ग करिए तो 4 आ रहा है, आ रहा है ना? यही चीज ही कहना चाह रहा है, ये इसका थ्योरम है। दूसरा क्या रूल है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, ये पहला हो गया। दूसरा, सबसे छोटी
विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग। जैसे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। 3 का स्क्वायर करिए, क्या 9 आ रहा है? आ रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रूल कह रहे हैं ये उसी पर लागू है। ठीक है। अब आइए अभाज्य संख्या की जांच करना सीखें, क्योंकि इस पे भी सवाल आते हैं। ठीक है, इन पे भी सवाल बनते हैं। अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं का जांच। अब ये मरीज है, इनको चेक किया जाए मरीज है कि नहीं है। ठीक है, कैसे पता करेंगे भाई? इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है, फिर मैं आपको समझा देता हूं तो आपको समझ में। ऐसे मैं बोल दूंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, मैं लिख देता हूं। इसमें हम दी गई संख्या के बाद वाली, इसमें हम दी गई संख्या के बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं। अभी मैं समझाऊंगा ये क्या मतलब क्या है, अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं अभी समझाऊंगा। और पूर्ण वर्ग संख्या से पहले और पूर्ण वर्ग संख्या से पहले और पूर्ण वर्ग संख्या से पहले जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनसे उसमें भाग देते हैं, भाग देते हैं। यदि भाग देने पर कट जाए, अगर भाग देने पर कट जाए तो क्या होगी? वो संख्या भाज्य होगी। ठीक है, ये पहला। दूसरा, इसमें यदि भाग देने पर न कटे तो अभाज्य होगी। क्या होगी? अभाज्य होगी। चलिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक हम इंक डाल लेते हैं। क्या कह रहे हैं? इसमें हम दी गई संख्या के बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं और
पूर्ण वर्ग संख्या से पहले जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं उसमें भाग देते हैं। ठीक है, अगर भाग देने पर कट जाए तो वो भाज्य हो जाएगी, और अगर नहीं कटे तो वो अभाज्य हो जाएगी। अब आइए समझते हैं इसका कहने का मतलब क्या है। अब इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने मान लीजिए एक संख्या लिया 173, हमने लिया एक संख्या लिया 173। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये भाज्य है कि अभाज्य है। कह रहा है 173 भाज्य है कि अभाज्य है। तो ये कैसे हम चेक करेंगे? बारी बारी से भाग तो नहीं देंगे। अब 173 के बाद हम देखेंगे कि क्या एक संख्या आती है पूर्ण वर्ग संख्या 196। क्या आता है पूर्ण वर्ग संख्या 196। इसके लिए आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, और आज ही आप नोट कर लीजिए 1 से 50 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, और 1 से 30 तक कम से कम क्यूब याद हो, और 20 तक तो पहाड़ा याद हो। ठीक है, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी, तभी आप कैलकुलेशन तेज कर पाएंगे, नहीं तो सब कुछ आते हुए भी आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब 196 किसका स्क्वायर है भाई? ये 14 का स्क्वायर है। अब 14 से पहले कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? वही क्या आया देखिए कि पहला 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 है ना? ठीक है, अब आइए हम इसको समझते हैं। 2 से वही संख्या कटेगी जिसके इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी सम संख्या होगा तब वो 2 से कटेगा, यानी 2 से भाग नहीं जाएगी। 3 से चेक करिए, 3 से भाग देने के लिए सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे, अगर उनका योग 3 से कट जाता है तो वो 3 से भाग चली जाएगी। तो जोड़िए 7, 3, 10, 1, 11। क्या 11 3 से कटेगा? तो आप कह देंगे नहीं। 5 से वह संख्या कटती है, 5 से वह संख्या कटती है जिसके इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो। तो यहां पर 3 है तो इससे भी नहीं कटेगी। 7 से रूल है लेकिन वो बड़ा लंबा हो जाता है, उससे अच्छा 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 दूना 14, 3 बचा तो 3 बचा तो 33 हो जाएगा। क्या 7 के टेबल में कहीं 33 आता है? नहीं आता है। 11 से 11 का नाम 11, बचा कितना? 6 यानी 63, नहीं कटेगा। 13 से 13 का नाम 13 का नाम 13, बचा कितना? 4 यानी 43 हो गया, वो भी नहीं कटेगा। तो यानी हम क्या कहेंगे, अगर ये कट जाता तो भाज्य हो जाता, और नहीं कटा तो क्या है? ये अभाज्य है। बात समझ में आई? यानी कट जाता तो भाज्य हो जाता, और नहीं कटा तो इसलिए क्या हो गया? ये अभाज्य। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल और लिए 247। 247 भाज्य है या अभाज्य है? भाज्य है या अभाज्य है? अब आपको बताना है। तो क्या करेंगे भाई, 247 के बाद कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या आएगी? तो 256। ये किसका स्क्वायर है? ये 16 का स्क्वायर है। 16 से पहले कितनी अभाज्य संख्या है? 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ठीक है, 11 और 13, यानी इनसे हम भाग दें। अगर ये किसी से कटती है, ठीक है, तो ये भाज्य होगी, नहीं कटती है तो अभाज्य होगी। 2 से कटेगी नहीं क्योंकि यहाँ विषम संख्या है। 3 से 7, 4, 11, 11 और 2 13, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं कटेगी। 7 से 7 3 के 21, 3 बचा
37 होगा, नहीं कटेगा। 11 से 11 दूना 22, 2 बचा, नहीं कटेगा। 13 से 13 का नम 13 बचा 11, 11 से हो जाएगा 117, यानी 13 नवा 117। ये कट गया तो क्या होगा, ये भाज्य है। जैसे देखिए 247 में आप 13 से भाग दिए तो 13 का नम 13, ये 1, ये भी 1 और ये 7, और 13 नवा 117, यानी ये कट गया ना, 13 से कट गया ना, तो हम क्या कहेंगे, ये एक भाज्य है। क्या है, भाज्य है। अगर यही नहीं कटता तो क्या होता, अभाज्य होता। बात समझ में आ गई, चेक करना सीख गए। चलिए ठीक है, अगर सीख गए तो अगला सवाल आइए देखते हैं। अगला सवाल है 67 और 101 के बीच कितनी भाज्य संख्या है। 67 और 101 के बीच कितनी भाज्य संख्या है, कितनी भाज्य संख्या है। आपका ऑप्शन है पहला 27, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 26 और चौथा ऑप्शन है 23। ठीक है, 27, 24, 26, 23। ठीक है, अब सबसे जरूरी बात यह है कि हमको जानना है यहां तक कि 67 से लेके 101 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, 67 से लेके 101 तक कितनी संख्याएं होंगी। तो हम क्या करेंगे भाई, हम कुल संख्या में से मतलब 101 में से घटा रहे थे वहां, नहीं, जितना कहता उससे एक कम लेते हैं। यानी अगर 101 है तो हम क्या लेंगे 100, और 100 में से हम 67 घटा देंगे तो क्या आएगा, ये 33 आएगा। ये 33 67 और 100 के बीच कुल संख्या है, यानी उसमें भाज्य भी है और अभाज्य भी है। क्या है, भाज्य भी है और अभाज्य भी है। अब बात समझिए, आप ये जान रहे हैं 1 से लेके 100 तक, आप ये जान रहे हैं 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 25 है ना। 1 से लेके 100 तक 25 है, लेकिन 1 से 50 तक कितनी है, 15। अगर 1 से 50 तक हम घटा देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 से लेके 100 तक 10 अभाज्य संख्या है। कितनी है, 10 अभाज्य संख्या है। लेकिन आपसे 50 से पूछा नहीं है, आपसे कहां पूछा है, 60 से। ठीक है, 67 से, 60 से नहीं 67 से। तो आप एक बात देखिए, 50 से 67 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 50 से 67 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो पहला 53, फिर 59, फिर 61, 59, ठीक है, 61 और क्या, और एक खुद 67, एक खुद 67। यानी ये 4 संख्याएं 10 में से घट जाएंगी, 4 घट जाएंगी तो 6 बची। यानी 67 से लेके 101 तक कितनी भाज्य संख्याएं हो गई, अभाज्य संख्या है, तो 6। ठीक है, यानी अब आपके पास आंसर सीधे सीधे आ गया। कैसे आ गया भाई, अब यहां मैं लिख देता हूं, इस चीज को समझिए। भाज्य संख्या बराबर कुल संख्या माइनस अभाज्य संख्या। ठीक है, तो कुल संख्या कितना आया आपका 33, अभाज्य संख्या कितनी आई 6, दोनों को घटा देंगे तो कितना आएगा 27। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या था भाई, 1 से 100 तक
अभाज्य संख्या। ये क्या था? 1 से 50 तक अभाज्य संख्या। इन दोनों का अंतर लिए तो ये क्या आया? 50 से 100 तक अभाज्य संख्या। और ये क्या है? 50 से 67 तक अभाज्य संख्या। ठीक है, यानी 50 से 100 तक 10 है, 10 में से 50 से 67 तक 4 थी, घटा दिए तो 6 आया है। अब ये 6 हो गई। अभाज्य संख्या कुल है 33, इसमें से अंतर ले लिए तो भाज्य संख्या आ गई। है बहुत छोटा सा सवाल, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा है। ठीक है, यानी आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब इसमें अगला सवाल है, इसको मैं मिटाता हूं। वो संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है। ठीक है, वो संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है। पहला ऑप्शन है 89, दूसरा ऑप्शन है 87, तीसरा ऑप्शन है 79 और चौथा ऑप्शन है 97। अब इसमें से बताना है कि अभाज्य नहीं है, यानी अभाज्य नहीं तो भाज्य होगी। तो 89 एक अभाज्य संख्या है, 79 भी एक अभाज्य संख्या है और 97 भी। तो बचा क्या? 87। ठीक है, 87 क्या है? क्या है? एक भाज्य संख्या। 29 3 87 होता है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। इसमें सवाल आप भी लगाइएगा। सवाल यह है, x का मान क्या है? x का मान क्या है जिसके लिए x का मान क्या है जिसके लिए x +1 x +2 सॉरी x +3 सभी अभाज्य संख्याएं हैं, जिसके लिए सभी अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कह रहा है x का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन आपका दिया है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 101। यानी x का मान चुनना है और ऐसे चुनना है कि ये सब के सब अभाज्य हो। तो 0 ऐसे ही हट जाएगा, 1 भी हटेगा। अब इन्हीं दोनों में बात है, क्योंकि 101 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है। तो अगर x का मान हम 2 ले लेंगे तो हम क्या कहेंगे? x बराबर 2, तो x +1 बराबर 2 + 1 यानी 3। अब x +3 बराबर यानी 2 + 3 बराबर 5। तो ये 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला। तो 2 3 5 कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो इस तरह से अभाज्य संख्याएं कंप्लीट हुई। ठीक है, अभाज्य भी हम लोग पढ़ लिए, भाज्य भी पढ़ लिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको अगली संख्या लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।